देश में देयर आर मेनी फेदर्स इन द कैप, लेकिन दिल्ली में केजरीवाल का कोई तोड़ और दिल्ली का बदलाव बीजेपी क्यों अफोर्ड नहीं कर पाई? पिछले 25 साल से 6 चुनाव विधानसभा के वो खारिज कर दिया दिल्ली की जनता ने। ये क्यों? देखिए, दिल्ली में केजरीवाल जी का तोड़ की तो हमें जरूरत ही नहीं है। उनकी पार्टी में खुद ही इतना तोड़ हुआ है जब से वो पार्टी बनी है अन्ना आंदोलन से। आप सोचिए, पहले प्रशांत भूषण, शांति भूषण, किरण बेदी, कुमार विश्वास, शादिया इल्मी, अरे इतने सारे लोग। और आपको पता है वो टोपी ओपी पहनते थे, मुझे चाहिए जन लोकपाल। आप में से बहुतों को नहीं पता, उनकी पार्टी में एक लोकपाल थे, हिज नेम वाज एडमिरल रामदास, फेंकाए दिए उनको। यानी ऐसी टोपी पहनाई जनता को, अपनी पार्टी के अंदर का भी लोकपाल उन्होंने कर दिया। तो उनकी स्थिति ये है। बावजूद इसके सारी पार्टी टूट गई। अभी हाल फिलहाल में कैलाश गहलोत भी चले गए, लेकिन दिल्ली में बीजेपी के पास उस ताले की चाबी है नहीं। 25 साल हो गए ना, ये तो सच्ची है ना। देखिए, ऐसा है, ये भारत की राजनीति की सबसे नई नवेली पार्टी है, अजब अलबेली पार्टी है, जो अपनी हरकतों से बनी हुई एक पहेली है। इसलिए ये भारत के इतिहास का सबसे बड़ा मैंडेट इन्हें मिला। 70 में 67, 70 में 62, आज तक किसी पार्टी को इतना नहीं मिला। मगर उसके बावजूद ये ऐसी इकलौती पार्टी है जिसे लगातार 3 लोकसभा चुनाव में शून्य मिला। 0, 0 एंड 0। ऐसा आपने एग्जाम्पल नहीं देखा होगा किसी स्टेट में कि 90% से ऊपर सीटें पाए विधानसभा में और लोकसभा में 0। लेकिन ये भी एग्जाम्पल है क्या सुधांशु जी कि 20 से ज्यादा राज्यों में आपकी सरकार है? हरियाणा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में तो 18 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद। उड़ीसा में सरकार बना ली, आंध्र में सरकार है, तमिलनाडु में आउटरीच हो गया, केरला में आउटरीच हो गया, दिल्ली 25 साल। ये पहेली बीजेपी के लिए भी जिसे सुलझाना मुश्किल हो रहा है भाई। 24/7 मैनेजमेंट वाली पार्टी, 24/7 इलेक्शन मैनेजमेंट नहीं। देखिए, कांट मैनेज दिल्ली, ये भी है क्या? देखिए, इसमें कोई मैनेजमेंट की बात नहीं है। दिल्ली की जनता देख रही है कि किसने वास्तविकता में दिल्ली के लिए काम किया है और किसने दिल्ली का काम तमाम किया है। अभी 6 महीने पहले लोकसभा चुनाव हुआ तो दोनों दल साथ साथ थे। उसके बाद भी हम 7 सीटें जीते। अब दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हैं। तो क्या दिल्ली की जनता को समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सिद्धांत की लड़ाई लड़ रहा है? अच्छा, दोनों मजे की बात के आरोप लगा रहे हैं एक दूसरे पे। ये बीजेपी की बी टीम है, ये वो बीजेपी की बी टीम है। इसका मतलब सत्ता में आम आदमी पार्टी है मगर दोनों की लड़ाई बीजेपी से है। इसका मतलब हो गया, अब इतना तो साफ हो गया ना कि दिल्ली के राजनीति के केंद्र में अब हम हैं। दोनों दल मिलकर लड़ चुके हैं और दोनों दल एक दूसरे से अलग होकर भी हम ही को टारगेट कर रहे हैं। अच्छा, मतलब इस बार कितनी सीटें सुधांशु जी? इस बार हमें ऐतिहासिक बहुमत मिलेगा और निर्णायक रूप से पराजय का सामना तो करना 49 था 1993 में। इस बार हमें ऐसा लगता है कि दिल्ली की जनता भली भांति समझ चुकी है। जो एक असलियत थी उसके चेहरे की, वो उभर के आ चुकी। जिसे एक लाइन में कहना चाहूंगा, केजरीवाल जी के लिए दिल्ली की जनता समझ चुकी है कि वो पैरवी तो झूठ की करता चला गया, बस उसका चेहरा उतरता चला गया। और रंगत समझ में आई मगर आई देर से, कच्चा था बहुत रंग उतरता चला गया। तो अब मुझे लगता है रंग उतरने का वक्त। तो प्रवेश वर्मा का भी इस चुनाव में रंग उतरा क्या है? जिनके पास एक लेगेसी है साहिब सिंह वर्मा की, वो रंग भी उतरा क्या सुधांशु जी? और खुले तौर पर 1100 रुपए बांटते हुए, जो कि पोटेंशियल कैंडिडेट थे, हालांकि उस वक्त कैंडिडेचर उनका घोषित नहीं हुआ था, ये रंग प्रवेश वर्मा का उतरा। गलत है क्या डेमोक्रेसी के हिसाब से? और पार्टी की शय भी है क्या कि भाई चलिए बांटिए, 1100 रुपए बांट दीजिए, साड़ी, कंबल, जूता सब खुले आम बांटिए, और पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट मुझसे ज्यादा आप समझते होंगे। इट कैन नॉट बी डन। देखिए, देयर आर 2 एस्पेक्ट। इसके 2 पक्ष है, एक तकनीकी पक्ष है और एक नैतिक पक्ष है। तकनीकी दृष्टि से आप देखें तो जैसे ही चुनाव की घोषणा होती है, आचार संहिता लागू हो जाती है। तो पार्टी के बिहाफ पर आप किसी भी प्रकार की कोई चीज देते हुए प्रत्यक्ष या परोक्ष नजर आएंगे तो कार्रवाई होगी। कोई कैंडिडेट तब आचार संहिता के दायरे में आता जिस दिन उसने नामांकन कर दिया। नामांकन से पहले वो कैंडिडेट नहीं है। ये तो टेक्निकल पक्ष है। मगर नैतिक पक्ष तो ये है, जो लोग आज आरोप लगा रहे हैं ये तो वो हैं जिन्होंने ऑफिशियली सरकारी आदेश के द्वारा एक पौवे के बदले दूसरा पौवा फ्री दिया है। ऐसा भारत में कोई आपको सरकार नहीं मिलेगी जिसने एक बोतल के बदले दूसरी बोतल। नहीं, लेकिन सुधांशु जी, एक सवाल ये भी है कि अगर अरविंद केजरीवाल या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी फॉर एन इंस्टेंस अगर गलत कर रही है, तो वो पार्टी जो चाल चरित्र चेहरे की बात करती है, पार्टी विद द डिफरेंस जिसका टैगलाइन है, वो इस बात को एडवोकेट करने लगे कि भाई चलिए बांटिए 1100। नहीं, देखिए, नंबर 1 मैंने कहा कि जब चुनाव आचार संहिता घोषित होती है तो पार्टी के
फोरम पे या इनडायरेक्टली पार्टी से कनेक्टेड नहीं हो सकता। और जब नामांकन कर दिया प्रवेश वर्मा ने, उसके बाद उनके ऊपर लागू होता। फिर भी चुनाव आयोग ने इसका संज्ञान लिया है। अब चुनाव आयोग इसके ऊपर जो भी निर्णय लेगा, पार्टी उसके बारे में हम लोग वही तय करेंगे। क्या पार्टी को भी संज्ञान लेने की जरूरत थी अगर चुनाव आयोग ने संज्ञान मैंने तो लिया? आपसे टेक्निकली कहा ना, नामांकन करने के बाद ही लागू होता है। जैसे आप कोई सर्विस ज्वाइन करते हैं तो सर्विस रूल से आप उस दिन गवर्न होते हैं जिस दिन आप अपना ज्वाइनिंग लेटर दे देते हैं। इवन आपको अपॉइंटमेंट लेटर तो मिल जाए, ऐसा नहीं होता है कि बगैर आपने जिस दिन, और यहां तो आपने अप्लाई भी नहीं किया है। ऐसा तो नहीं है कि प्रवेश वर्मा ये नहीं जानते थे कि वो नई दिल्ली विधानसभा से पोटेंशियल कैंडिडेट हैं। आप जिस मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं उसमें तो अंडर द डॉग खड़े होते हैं ना प्रवेश वर्मा। देखिए, अगर कोई ये बात करे कि मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी जो निर्णय लेने वाली है वो किसी को पहले से पता है, तो वो सिर्फ अरविंद केजरीवाल हो सकते हैं। बाकी किसी को ये दावा नहीं कर सकता। उनको तो बहुत कुछ पता रहता है। उन्हें पता रहता है, मेरे सूत्र बताते हैं सीबीआई जो है वो आने वाली है, फिर उनके सूत्र बताते हैं कि पार्टी के अंदर ये डिस्कशन हुआ है। फिर वो यही नहीं, इलेक्शन कमेटी के अंदर क्या हुआ नहीं, वो ये भी बताते हैं कि मोदी जी और अमित शाह जी के बीच में क्या बात हुई है। मतलब इससे ज्यादा तो कोई जानकारी दे ही नहीं सकता। और तो और उन्होंने बताया था कि जब रेड हुई तो मनीष सिसोदिया जी के लॉकर में बच्चे का झुंझुना निकला। अब सीबीआई के अलावा और कौन वहां पे था जिसने वो झुंझुना बता दिया? तो उनके अद्भुत ज्ञान की जो क्षमता है वो उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। नहीं, लेकिन अरविंद केजरीवाल जो सीबीआई और ईडी को लेकर नैरेटिव बनाते हैं सुधांशु जी, आंकड़े उस बात की तस्दीक करते हैं। 96% केसेस जो हैं, 96% केसेस विपक्ष के नेताओं पर हैं। इसका तो मैं उत्तर पहले भी दे चुका हूं। हमारी सरकार आने से पहले ये बताइए, केजरीवाल जी पहली बार जेल गए हैं क्या? अन्ना के साथ उससे पहले भी जेल गए थे 2013 में। अब ये बताइए, हमारी सरकार आने से पहले सोनिया जी और राहुल जी जिस मुद्दे पे मुचलके पे हैं वो अक्टूबर 2013 में दर्ज हुआ दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पे। हमारी सरकार नहीं थी। कनिमोझी ए राजा जेल गए 2011 में, हमारी सरकार नहीं थी। सुरेश कालमाड़ी जेल गए 2010 में, हमारी सरकार नहीं थी। शिबू सोरेन, मधु कोड़ा 2008 और 2006 में जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। और मुलायम सिंह मायावती पे केस हुआ 2004 में, हमारी सरकार नहीं थी। करुणानिधि जेल गए सन 2000 में, लालू प्रसाद यादव जेल गए 1997 में, जयललिता जेल गई 1996 में, झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड 1994 में, राजीव गांधी पे एफआईआर हुई 1990 में। अब बताइए साहब, 35 साल से हम लोग स्टूडेंट लाइफ से लेके प्रौढ़ावस्था में आ गए, जेल के अंदर बाहर आते जाते देखते हुए खाम पर्ची फाड़े डाल रहे हैं। मैं चुनौती से पूछता हूँ, सुनिए नहीं, आप मैं पूरी बात तो होने दीजिए ना। उस समय भी इन्हीं पार्टियों के नेता जेल जाते थे। सरकार हमारी हो या इनकी हो, क्योंकि भ्रष्टाचार जिसकी फितरत है वो जाता। बताइए, हमारी सरकार आने से पहले की आप एक लोकसभा बता दीजिए 89 ऑनवर्ड्स जिसमें इन पार्टियों के किसी न किसी नेता ने किसी न किसी भ्रष्टाचार आरोप के चक्कर में कोर्ट कचहरी और जांच एजेंसियों के चक्कर ना काटे हो। तो सच ये भी तो है सुधांशु जी कि भाई शुभेंदु अधिकारी बाकायदा स्टिंग ऑपरेशन में कैमरे पर रिश्वत लेते पकड़े जाएंगे क्योंकि ममता के साथ थे, इसलिए वो भ्रष्टाचारी थे। आपके नेता प्रतिपक्ष बंगाल में हो गए तो वो सारे आरोपों से बरी हो गए। अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल पर सिविल एविएशन का घोटाले का आरोप लगाने वाले आप थे। हिमंता बिश्वा शर्मा के लिए आपके संसदीय बोर्ड ने बाकायदा, आपके सांसदों के एक दल ने वो नल का घोटाला, पानी का घोटाला, शारदा घोटाला, ये हिमंता शर्मा बिश्वा के लिए तो बीजेपी ने बुकलेट जारी की थी कि भ्रष्टाचारी हैं खुले तौर पर। उन्हें आपने मुख्यमंत्री बना दिया आसाम का। ये भी बड़ा मजेदार प्रश्न है। हमने आरोप लगाए थे, हमने आरोप वापस नहीं लिए हैं। किसी भी नेता से केस विड्रॉ नहीं किया है पार्टी ने। मगर मजे की बात है, जिन आरोपों पे उन सरकारों ने एलानिया कहा कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, वो आज कहते हैं ऐसा हुआ था। तो पहली बार कहलवा दीजिए कांग्रेस से। एक मिनट, पूरी बात सुनिए ना। हमने तो आरोप लगाया था, वो सरकार में थे। अब सुनिए तो आप मेरी पूरी बात तो सुनिए। अरे सुनिए तो, जो अपोजिशन में है वो तो अनुमान पे बोल रहा है और हम कायम हैं अपनी बात पे। जो सरकार में वो कह रहा है ऐसा हुआ नहीं। पहले कहलवाइए उनसे कि उनकी सरकार में भ्रष्टाचार हुआ था। पहले कहलवाइए महाराष्ट्र में कि भ्रष्टाचार हुआ था। पहले कहिए कि करोड़ों का घोटाला हुआ था। बड़ी मजेदार बात है। आपने हिमंता बिश्वा शर्मा के लिए गलत बुकलेट जारी की थी क्या? पहले आप कहिए कि प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ सिविल एविएशन घोटाला। कांग्रेस ने कहा ऐसा कोई घोटाला नहीं हुआ था। आज कह रहे हैं अपनी सरकार को, अरे हुआ था, बहुत जबरदस्त हुआ था, हमारी सरकार घनघोर भ्रष्ट थी। अपने को आरोप देते ऐसे गजब के लोग हैं, ऐसा नजर नहीं आई। जैसे उदाहरण के लिए अभी वो हिंडनबर्ग जिसकी दुकान बंद हो गई, उसने आरोप किन सरकारों पे लगाया था? तमिलनाडु,
आंध्रा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, और राहुल गांधी कह रहे हैं पैसा दिया गया, पैसा दिया गया। भाई अपनी सरकारों को खुलेआम कह रहे पैसा दिया गया। मुझे लगता है समस्या क्या है, आपने भी, देवेंद्र फडणवीस ने भी तो खुलेआम कहा था चक्की पीसिंग एंड पीसिंग अजीत पवार के लिए, शुगर मिल का घोटाला और दुनिया भर के और घोटाले, ये तो देवेंद्र फडणवीस का हमने तो कहा ना, ऑन रिकॉर्ड है। किरीट सोमैया ने कहा 1000 करोड़ रुपए का घपला करके चले गए। हमने कहा, अजीत पवार वो आपके वित्त मंत्री है। मैंने बिल्कुल कहा, हमने तो कहा, हमने आरोप लगाया था, उनसे कहिए घोटाला हुआ था, गलत आरोप लगाया था। ना, स्टैंड वो चेंज कर रहे हैं। सुनिए, हमने त्रिवेदी बताएं, आपने हिमंता बिस्वा पर, प्रफुल्ल पटेल पर, अजीत पवार पर, आपने इन सब पर गलत आरोप लगाया। नहीं, सुनिए, हिमंता बिस्वा शर्मा हमारी पार्टी में आने के बाद भी एक बार उनकी सीबीआई के आगे पेशी हो चुकी है कलकत्ता में। 2015 अब सुनिए, मेरी पूरी बात तो सुनिए। 2015 हमने आरोप लगाया था, स्टैंड चेंज नहीं किया है। उनका स्टैंड ये था कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, आज कह रहे हुआ है। स्टैंड उन्होंने चेंज किया तो जवाब उन्हें देना चाहिए। हाँ, यानी कि सर, जो हिमंता बिस्वा शर्मा, अरे भाई मेरी बात, आप पूरी बात सुनिए। एक कह रहा है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, आज कह रहा हुआ, स्टैंड तो उसने चेंज किया ना। हमने कहा आरोप है, हम आरोप पे कायम है, तो जिसने स्टैंड चेंज किया उससे पूछिए ना। यानी कि सुधांशु जी, जो हिमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ आपने बुकलेट जारी की थी, वो आरोप बेजा गलत नहीं थे, निराधार नहीं थे। हमने उन आरोपों को विड्रॉ नहीं किया, ठीक है, बट उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वो ये कह चुके हैं कि ऐसा कोई आरोप नहीं था, ये सब निराधार था। एक बार कहलवा दीजिए, शारदा घोटाला हुआ था, कहलवा तो दीजिए, तब हमसे पूछिए। ठीक है, ये तो बड़ी मजेदार बात है। हम कहेंगे कि शारदा घोटाला तो हुआ ही नहीं था, और जब नहीं हुआ था तो पहले तय कर लो मेरे भाई, हुआ था कि नहीं हुआ था, भ्रष्टाचार किया था या नहीं किया था। पर जानते क्या होता है, हुआ नहीं हुआ, किया नहीं किया में ऐसे फंसे हुए हैं दो पाटों के बीच में कि चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, और दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। इसलिए ना आसाम में साबुत बचे, ना महाराष्ट्र में साबुत। सवाल मेरा यह है आपसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने लिए संसद के पटल पर एक टारगेट सेट किया, अब की बार 400 पार। ये आंकड़ा अटक कर 240 रह गया, ऐसा क्यों हुआ? देखिए, 63 सीटें कम, महाराष्ट्र में डेंट, हरियाणा में डेंट, बिहार में डेंट, उत्तर प्रदेश में डेंट। ऐसा है, हम लोग हमारी जनरेशन ने बचपन में जब क्रिकेट होता था तो कमेंट्री पहले रेडियो पे आती थी, टीवी पे कम आता था। 90 के दशक में टीवी पे आना शुरू हुआ तो क्या होता था, शुरू में मान लीजिए 10 रन पे 2 विकेट गिर गए, उसके बाद हो गई 200 रन की साझेदारी, तो कमेंटेटर बोलता था एक समय था जब भारत का स्कोर 10 रन पे 2 विकेट था, पर वो कहानी अब बहुत पुरानी होती हुई। अब ये 6 महीने में इतना पानी बह चुका है हरियाणा के कुरुक्षेत्र से लेके नासिक और रामटेक के महाराष्ट्र तक, कि मुझे लगता है कि, और देखिए, लेकिन नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता कम हुई है क्या? देखिए, बड़ी मजेदार बात है कि 240 पाने के बाद लोकप्रियता कम हुई है, और 99 पाने के बाद अपार लोकप्रियता हो गई है। 6 महीने पहले एनडीए इंटैक्ट है, और इंडिया गठबंधन का क्या हाल है? इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा, कोई वहां गिरा। सुनिए ना, मैं तो बड़ा फैक्चुअल सवाल पूछ रही हूँ। नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता कम होने से आशय मेरा यह था कि बनारस की सीट से अगर अजय राय 4,20,000 वोट हासिल कर लें और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत का आंकड़ा तकरीबन 1.5 लाख रह जाए, जो पिछली बार तकरीबन 4.5 या 5 लाख वोटों का था, तो ये बनारस ने बड़ा क्रूशियल स्थिति, और जिस लोकप्रियता का सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ, स्पेसिफिक पैरामीटर है क्या? बिल्कुल स्पेसिफिक बता देता हूं। श्री नरेंद्र मोदी जी 1,65,000 से जीते, ये हार के समकक्ष है। और अखिलेश यादव, ये हार के समकक्ष, ये विपक्ष का कहना है, ये हार के समकक्ष, ठीक है। और अखिलेश यादव जी अपनी खानदानी सीट से 1,72,000 से जीते, वो शानदार और ऐतिहासिक जीत है। गजब का नैरेटिव है ना? मतलब जो उनकी खानदानी सीट से 1,72,000 से जीते। अब मैं बताता हूं, ऐसा था, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। 2 कारण थे, भ्रम और एम, जिसकी वजह से लोकसभा चुनाव में हमारे लिए समस्या रही। अब भ्रम टूट गया है, सारे लोगों को समझ में आ गया है जिस आधार के ऊपर
वो कहते थे आएंगे संविधान बदल देंगे वगैरह वगैरह। नहीं तो ये तो आपके अपने मंत्री कहते दिखे। उत्तर प्रदेश में अनुप्रिया पटेल ने बाकायदा योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी कि पिछड़े वर्ग के और दलित वर्ग के लोग इंटरव्यू के अप्लाई करते हैं और बार बार नॉट फाउंड सूटेबल लिखकर वापस भेज देते हैं, और 4 बार नॉट फाउंड सूटेबल लिखते हैं और 5वीं बार फिर सवर्णों को नौकरी मिल जाती है, जनरल क्लास को नौकरी दे देते हैं। अनुप्रिया पटेल कह रही है ये तो। जो ये बात है, देखिए किसी भी विषय में नॉन फाउंड सुटेबल सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स तय करते हैं, और जहां तक पिछड़े वर्ग की बात है तो मैं विनम्रता और दृढ़ता से चैलेंज करके पूछता हूं, जब मंडल का कहीं नामो निशान नहीं था, 1984 में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष प्रदेश के कल्याण सिंह थे। मैं चैलेंज करके पूछता हूं कांग्रेस को ओबीसी अध्यक्ष बताए अपना 70 और 80 के दशक में, बताए कितने चीफ मिनिस्टर बनाए थे? नहीं तो वो भी तो कल्याण सिंह को चेहरा बनाया जाना, या ओबीसी के पहले मुख्यमंत्री के तौर पर कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश में जो आए, वो भी तो राम मंदिर आंदोलन की परिणति के बाद एक। अरे 84 में मैंने कहा राम मंदिर आंदोलन कहीं नहीं था। अब सुनिए, 86 में विनय कटियार जी बजरंग दल के चीफ बन गए, 89 में उमा भारती जी सांसद बन गई, और रियल में सबका साथ सबका विकास क्या होता है जो मोदी जी ने दिखाया है। पिछड़े वर्ग के हमने 1 दर्जन से अधिक सीएम और डिप्टी सीएम हिंदी हार्टलैंड में बनाए, और सब अलग अलग जातियों से। उत्तर प्रदेश में देखें कल्याण सिंह जी और डिप्टी सीएम केशव मौर्य। बिहार में पहले सुशील मोदी जी थे, रेणुका देवी जी थी और तारकेश्वर जी थे, इस समय सम्राट चौधरी जी हैं, चारों अलग अलग जाति के। अब अगर आप देखें मध्य प्रदेश में हमारे चारों चीफ मिनिस्टर उमा भारती जी, बाबूलाल गौड़ जी, शिवराज सिंह चौहान जी, मोहन यादव जी, और अगर सीएम को जोड़ लें, पीएम को जोड़ लें, तो 1 दर्जन में सिर्फ 2 लोग एक जातियों के हैं, मोहन यादव जी, बाबूलाल गौड़ और उमा भारती जी और कल्याण सिंह। 12 में 10 अलग अलग वर्गों को। सुधांशु जी भाई 52% का ओबीसी का आंकड़ा है, मेरी बात 52% पूरी बात हो जाने दीजिए आपको, 20% मुसलमान नहीं चाहिए। मैं पूरी बात बताना चाहता हूं तो आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। देखिए हमने 12 सीएम डिप्टी सीएम बनाए, उसमें 10 अलग अलग जातियों के। इन्होंने जो आज पिछड़ों की बात करते हैं, अलग जाति तो छोड़िए, अपनी जाति में अपने परिवार के बाहर किसी को नहीं बनाया। आज मैं दावे के साथ कहता हूं, अखिलेश यादव जी की पार्टी 5 सांसद कौन? अखिलेश भैया, डिंपल भाभी के 3 देवर। जाति की गणना हो गई संसद में पूरी, अब कहो परिवार की गणना हो गई संसद में पूरी, अब कहो जातिगत जनगणना है बहुत जरूरी। सुधांशु जी गलत नैरेटिव है कि अवधेश प्रसाद को पूरी बात फैजाबाद से टिकट दिया, वो तो परिवार के है नहीं, वो ओबीसी नहीं है। फिर भी ना परिवार से बाहर टिकट नहीं, मैंने ये कहा था कि और आप आगे सुनिए, सत्ता देने की बात आएगी तो मुलायम सिंह जी, फिर उनके भाई शिवपाल, फिर उनके भाई रामगोपाल जी, फिर बेटे अखिलेश जी, फिर बहू डिंपल जी, फिर भतीजे धर्मेंद्र जी, इत्यादि इत्यादि आगे बढ़ते चले जाएंगे। लालू प्रसाद यादव जी पहले मैं, फिर मेरे साले साधु यादव जी, फिर उनकी पत्नी, फिर बेटा, फिर दूसरा बेटा, फिर बेटी, फिर दूसरी बेटी। कह दो भाई परिवार की गणना हो गई पूरी, अब कहो जातिगत जनगणना है बहुत जरूरी है। और आगे सुनिए, ये सारे परिवारवादी जयंत चौधरी, अजीत चौधरी से सर सुनिए। नहीं, ये बात तो सुनिए ना, जो गणना की बात कर रहे हैं। अरे पूरी बात तो सुनिए ना। अरे सुनिए तो, राहुल गांधी, राहुल भैया लोकसभा में, माता सोनिया राज्यसभा में, अब बहन प्रियंका लोकसभा में, पूरा परिवार आ गया। और सारे परिवारवादी जो आपके साथ है, सुधांशु जी, ना 1 सेकंड, सारे परिवारवादी जो आपके साथ हैं, चिराग पासवान, रामविलास पासवान के बेटे, जयंत चौधरी, अजीत चौधरी के बेटे, चौधरी चरण सिंह के पोते, कितने आपके साथ परिवारवादी हैं? कर्नाटका से लेकर आंध्र प्रदेश से लेकर कितने परिवारवादी गिनवाऊं, बताइए। देखिए मैं तो बहुत यह बात जिम्मेदारी से कह चुका हूं कि भारत की राजनीति में आज की डेट में जो राष्ट्रीय दल हैं, भारतीय जनता पार्टी और हमारे धुर विरोधी हैं, मगर कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़कर बाकी सब दलों में इस चीज का प्रभाव आ चुका है, मगर इंक्लूडिंग बीजेपी, मगर नहीं, इंक्लूडिंग बीजेपी में कहां है? सारे परिवारवादी आपने इकट्ठे कर लिए। अब देखिए, इतना आप समझदारी से बात करें, पूंजी और पूंजीवाद में अंतर नहीं पता। पूंजी तो सबको चाहिए, अरे भाई सैलरी चाहिए, पैसा चाहिए, बिजनेस चाहिए, पैसा चाहिए जिंदगी जीने के लिए। पूंजीवाद क्या है? सारी पूंजी मेरे पास रहे। तो किसी के परिवार का बेटा बेटी राजनीति में नहीं आ सकता, यह रोक नहीं लगाई जा सकती, मगर सब कुछ मेरा ही रहेगा। जैसे आपके परिवार का कोई व्यक्ति पत्रकारिता में नहीं आ सकता है, रोक नहीं लगा सकती, न्यूज 24 चैनल नहीं ज्वाइन कर सकता, रोक नहीं लगा सकती, मगर परिवारवाद इसे कहेंगे, आप कहेंगे जिस दिन मैं एंकरिंग छोड़ूंगी, एंकर मेरे परिवार का ही बनेगा, यह है परिवारवाद। सर मैं वही तो कह रही हूं आपसे। नहीं, फिर मैं आप
आपको फिर मैं आपसे एक अब और फिर एक counter- और मैं ना, ना, आपको एक बताता सेकंड हूं। में अच्छा फिर चलिए आपसे मैं अब counter- सिंपल कर आप देता मुझे- हूं, आप इतने बड़े सिंपल कर profound, देता हूं। सुनिए, spokesperson हैं। आज 2025 है, आप में से कौन बता सकता है कि 2047 में जब अमृतकाल समाप्त होगा भाजपा का अध्यक्ष कौन होगा? कोई बता सकता है? नहीं। मगर कांग्रेस में दावे से कह सकते हैं कि जो भी होगा सूत्र गांधी परिवार के हाथ में होंगे। सपा यदि पार्टी रहेगी तो सूत्र अखिलेश यादव जी के परिवार में जेपी रहेंगे। नड्डा- यदि लालू यादव जी रहेंगे अब वो भी, और बीजेपी में भी जेपी नड्डा अध्यक्ष बनेंगे। ये कौन से चुनाव से और कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से तय हुआ बताइए? 2020 में कौन सा चुनाव हुआ था कि जेपी नड्डा वो प्रदेश संगठन और जितने भी 50% ऑफ द प्रदेश संगठन, मुझे लगता है बाकायदा उनका पहले चुनाव होना चाहिए, फिर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाएगा। कौन सा चुनाव हुआ? बिल्कुल आपको आइडिया नहीं है। हमारे संविधान के अनुसार पहले 50% जिला कमेटियों का चुनाव कंप्लीट हो जाएगा, तब स्टेट का इलेक्शन हो सकता है। स्टेट के 50% जब इलेक्शन कंप्लीट हो जाएंगे तब राष्ट्रीय अध्यक्ष का नामांकन हो सकता है। बताइए और आप उसी कौन सा समय चुनाव हुआ पूरा ना? प्रोसेस हुआ था। अब आपको जानकारी नहीं है तो तो इसलिए मैं कह रहा 2020 हूं। में, अच्छा ये यानी कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो और नेशनल मीडिया को पता ही ना चले। भाई मल्लिकार्जुन खड़गे का चुनाव हुआ, सबको पता चला, पार्टी में सिर्फ उटव्वल हुई, दिग्विजय सिंह से लेकर नहीं, और अशोक गहलोत तक सब रूठ गए। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन रही है, चुनाव करा रही है और देश में नेशनल मीडिया को नहीं वो पता। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर ट्रैफिक शांति से चलता रहे तो किसी को नहीं दिखाई पड़ता है। जब लड़ना शुरू कर देते हैं दो लोग खड़े होके, ट्रैफिक जाम हो जाता है, सबको पता चलता है। और सिर्फ उटव्वल कांग्रेस में अभी से नहीं हो रही है, हाँ। सन 46 से हो रही है। सरदार पटेल को सब चाहते थे अध्यक्ष बने, मगर 0 वोट पाके नेहरू बन गए। उससे पहले से हो रही है। उस पर भी मैं आ 1939 सकती में हूँ वैसे, हरिपुरा सुकेश जी। कांग्रेस में महात्मा गांधी ने कहा पट्टाभी रमैया की हार मेरी व्यक्तिगत हार होगी, और हार गए, और सुभाष चंद्र बोस जीत गए। मतलब आप समझिए। ठीक है सर, सुकेश जी मैं कुछ एक लाइन पूछ में रहे हैं कहूं, आपसे, हाँ। आज खड़गे जी की स्थिति या सोनिया गांधी की स्थिति नेहरू जी से बेहतर है, सॉरी महात्मा गांधी से बेहतर है। कैसे? गांधी चाहते थे कि नेहरू का नाम रिकमेंड होके आए, पर एक भी प्रदेश कार्य समिति ने नेहरू का नाम रिकमेंड नहीं किया। ये बैठक हुई थी 26 अप्रैल 1946, जिसका उल्लेख कई लोगों ने अपनी किताब में किया। मौलाना आजाद ने अपनी किताब इंडिया विंस फ्रीडम में किया है, कृपलानी ने अपनी किताब माई डेज विद गांधी में किया है, और दुर्गादास ने अपनी किताब इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड देयर आफ्टर ने किया। लेकिन मगर ये यहाँ भी एक सोनिया स्थापित- गांधी जी की इच्छा थी कि खड़गे जी बने, तो देखिए अगर शशि थरूर ने नामांकन किया था तो विड्रॉ कर लिया, दिग्विजय सिंह जी आगे बढ़े थे, विड्रॉ कर लिया। इसका मतलब गांधी जी से ज्यादा जो कंट्रोल गांधी जी का 46 में था कांग्रेस पे, उससे ज्यादा सोनिया गांधी का आज कंट्रोल है। खड़गे जी की स्थिति नेहरू से ठीक बेहतर है।